प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 8 में। और आज हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी अगर हमें शुद्ध शुद्ध बोलना है और लिखना है तो उसके लिए ग्रामर का एक बेसिक नॉलेज जरूरी है। इसलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक है किसी ग्रामर का। और अगर हम इनको समझ जाएंगे तो आगे सेंटेंस बनाने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो नंबर 7 जो इससे पहले आया था, उसमें एक मुहावरा आया था, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए। ये आज का सवाल है। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ ही बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी भाषा अंग्रेजी सहित सारा शब्दों का खेल होता है। यानी कि हम जो कोई भी वाक्य बोलते हैं वह शब्दों को मिलाकर के ही तो बोलते हैं। और अलग अलग वाक्यों में आप देखेंगे कि अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं और उन शब्दों के अलग अलग काम भी होते हैं। सारे शब्दों के एक ही काम नहीं होते, सारे शब्दों के अलग अलग काम होते हैं। इनके कार्यों के आधार पर इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिसे कि अंग्रेजी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहा जाता है। तो इस शब्द भेद को समझना इस वजह से जरूरी है कि इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा उसको समझने में हमें आसानी होगी। सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन यानी कि संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे नंदिनी, तनु या विपुल, ये व्यक्तियों के नाम है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई शहरों के नाम है। लॉयन, डॉग, ऑक्स जानवरों के नाम है। और बुक, चेयर, टी ये निर्जीव वस्तुओं के नाम हो। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी आइटम का नाम हो या किसी भी जगह का नाम हो, उसको हम नाउन या संज्ञा कहेंगे। और एग्जाम्पल देख लीजिए, नंदिनी इज ए गुड गर्ल। नंदिनी एक अच्छी लड़की है। तो यहां ये जो वर्ड है नंदिनी, ये नाउन है। और नाउन या प्रोनाउन ही किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, वही काम करता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत का राजधानी है। तो दिल्ली एक शहर का नाम है, इसलिए ये एक नाउन है। डॉग्स आर बार्किंग। कुत्ते भौंक रहे हैं। तो भौंक कौन रहा है? कुत्ते। तो इसलिए डॉग्स यहां पे नाउन है। टी इज रेडी। चाय तैयार है। जैसे आपने देखा होगा घर में मम्मी चाय बनाती है और अनाउंस करती है, बच्चों टी इज रेडी। तो क्या तैयार है? टी तैयार है, चाय तैयार है, इसलिए टी यहां नाउन है। और मुंबई इज ऑल्सो कॉल्ड बॉलीवुड। मुंबई को बॉलीवुड भी कहा जाता है। तो किसे बॉलीवुड कहा जाता है? मुंबई को। तो इसीलिए मुंबई यहां पर नाउन है। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द किसी नाउन अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। यानी कि नाउन ही यूज करें आवश्यक नहीं है। नाउन की जगह पे जो दूसरा प्रयोग किया जाता है वर्ड, उसे प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट या फिर दे। तो इस तरह के जो वर्ड्स आपने देखे, ये वर्ड सारे के सारे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अब
ये एक बार फिर से देख लीजिए, नंदिनी इज ए गुड गर्ल, नंदिनी एक अच्छी लड़की है, तो नंदिनी नाउन हो गया। अब इसी के आगे अगर ये एक और लाइन हमें जोड़नी हो कि नंदिनी लिव्स इन दिल्ली, नंदिनी दिल्ली में रहती है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में अगर दूसरा लाइन भी ऐसे ही हम लिख देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। इसलिए दूसरे लाइन में नंदिनी लिव्स इन दिल्ली की जगह पे नंदिनी को हम हटा देंगे, वहां पर सी लिख देंगे, सी लिव्स इन दिल्ली। तो ये सी जो है ये प्रोनाउन हो गया आपका। ये मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा था। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूं, तो यहां पर आई प्रोनाउन है। यू आर अ ग्रेट मैन, तुम एक महान इंसान हो, तो यहां यू प्रोनाउन है। ही इज अ ब्रेव मैन, वह एक बहादुर आदमी है, तो ही यहां प्रोनाउन है। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं, तो वी यहां पर प्रोनाउन हो गया। और दे आर नेबर्स, वे पड़ोसी हैं, तो दे मतलब दो या दो से अधिक लोग होंगे, तो इसीलिए दे यहां पर प्रोनाउन या सर्वनाम है। अगला जो वर्ड है वो है वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ करने या फिर होने का बोध होता है। जैसे प्ले, ईट, स्टडी, स्लीप, गो। सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है और इससे यह पता लगता है कि कुछ काम हो रहा है। जैसे प्ले खेलना एक काम है, ईट खाना एक काम है, स्टडी पढ़ाई करना भी एक काम है, स्लीप सोना भी एक काम है और गो जाना भी एक काम है। तो इन सारे वर्ड्स को वर्ब कहा जाएगा। और एग्जांपल देखिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर मैं ये देखिए प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले वर्ब हो गया क्योंकि खेलने का काम हो रहा है। ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो स्टडीइंग ये स्टडी वर्ड जो है ये वर्ब हो गया। मोहित ईट्स, मोहित खाता है, तो ईट माने खाना, खाना एक काम है, इसलिए ईट वर्ब हो गया। किड्स वर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे थे, तो बच्चे क्या कर रहे थे? सो रहे थे, स्लीपिंग, तो स्लीपिंग ये एक वर्ब है। ऐसे ही पांचवें सेंटेंस में देखिए, दे आर गोइंग टू मार्केट, वो कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट तो नाउन है, दे प्रोनाउन है, लेकिन गोइंग वर्ड जो है यहां पे ये वर्ब यानी कि क्रिया है, काम है। अगला जो है वो है एडजेक्टिव, जिसे कि हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब ही है विशेषता बताने वाला। तो एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल तो है, गर्ल नाउन है, लेकिन कैसी गर्ल? तो ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल होना उसका एडजेक्टिव या विशेषण है। ऐसे ही एन इंटेलिजेंट बॉय, लड़का नाउन है, लेकिन कैसा लड़का? तो इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट होना उसका एडजेक्टिव या विशेषण है। ऐसे ही एन ओल्ड लेडी, लेडी यानी कि महिला तो है जो एक नाउन है, लेकिन कैसी लेडी? तो ओल्ड लेडी, तो लेडी की विशेषता ओल्ड वर्ड बता रहा है, यानी कि वृद्ध, बूढ़ी, तो ओल्ड उसका एडजेक्टिव हो गया। चलिए इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। मनीषा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कैसी लड़की? इंटेलिजेंट गर्ल। मनीषा एक बुद्धिमान लड़की है, तो ये बुद्धिमान होना या इंटेलिजेंट होना उसका क्या हो गया? ये उसका एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में देखिए, रमेश इज ए टॉल बॉय, रमेश एक लंबा लड़का है, यानी कि उसकी हाइट काफी लंबी है, तो बॉय है तो नाउन हो गया, लेकिन कैसा बॉय? तो टॉल बॉय, तो टॉल उसका एडजेक्टिव हो गया। और अगला सेंटेंस कहता है, मनु मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मनु ने एक सुंदर चित्र बनाया, तो पेंटिंग ये एक नाउन है, कैसी पेंटिंग? तो ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ब्यूटीफुल होना उसका क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही उषा इज केयरलेस, केयरलेस यानी कि लापरवाह, उषा कैसी है? तो केयरलेस है, उषा लापरवाह है, तो ये केयरलेस होना
उसका एडजेक्टिव हो गया। और फिफ्थ सेंटेंस देखिए, आई एम अ गुड सिंगर, मैं एक अच्छा गायक हूं। गायक तो हूं ही, लेकिन कैसा? गुड। तो गुड एडजेक्टिव है। तो हमने क्या सीखा कि नाउन या प्रोनाउन, ऐसे जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण बताया जाता है। और अगला है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता को बताने वाला। तो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं। विशेषण सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव यानी विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे आपको केयरफुल रहना चाहिए, तो केयरफुल वर्ड एडवर्ब भी है। हार्ड वर्क, वर्क कैसा? तो हार्ड वर्क। टॉल, लंबा, कितना लंबा? वेरी टॉल। तो टॉल होना अपने आप में ही एडजेक्टिव है। अब कितना लंबा, तो उसको स्पेसिफाई कर रहा है वेरी। तो वेरी क्या हो गया? ये इसका एडवर्ब हो गया। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। विनय इज वेरी टॉल, विनय बहुत लंबा है। तो टॉल होना एडजेक्टिव है और वेरी टॉल उसका एडवर्ब हो गया, क्योंकि उसने एडजेक्टिव की विशेषता बताई। ऐसे ही लता सिंग्स लाउडली, लता जोर से गाती है। सिंग वर्ब है, गाती है। अब गाना कैसे गाती है? तो लाउडली गाती है, तो इसको हम कहते हैं ये एडवर्ब है। ऐसे ही वी पास द एग्जाम इजीली, हम आराम से एग्जाम पास हो गए, आसानी से एग्जाम पास हो गए। तो पास होना वर्ब है और पास की विशेषता क्या बताता है? कैसे पास हुए? तो इजीली पास हुए, इसीलिए ये उसका क्या हो गया? उसका एडवर्ब हो गया। ऐसे ही ड्राइव्स केयरफुली, वह बहुत सावधानी से गाड़ी चलाता है। तो कैसी ड्राइविंग करता है? ड्राइव करना अपने आप में एक वर्ब है और इसकी विशेषता कैसी ड्राइविंग? केयरफुल ड्राइविंग, केयरफुली, इसलिए ये वर्ड इसका एडवर्ब हो गया। सी ईट्स स्लोली, वह धीरे धीरे खाती है। तो खाती है तो ये वर्ब हो गया, और कैसे खाती है? धीरे धीरे, स्लोली, तो ये उसका एडवर्ब हो गया। और छठा सेंटेंस कहता है सी प्लेज बैडमिंटन एक्सट्रीमली वेल, वह बैडमिंटन खेलती है। प्लेज, प्लेज मतलब खेलना, तो ये वर्ब हो गया, लेकिन कैसे खेलती है? तो एक्सट्रीमली वेल खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है, तो ये इसका एडवर्ब हो गया। यानी कि एडवर्ब वर्ब की और एडजेक्टिव दोनों की ही विशेषता बताता है। और अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक अव्यय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंध सूचक अव्यय। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है? तो प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होता है, यूज होता है, और किसी अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति के साथ उसका संबंध क्या है ये बताता है। प्रीपोजिशन संज्ञा या सर्वनाम के साथ यूज होता है, सबसे पहली बात तो ये समझिए। और दूसरी बात कि उस संज्ञा या सर्वनाम, उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ क्या संबंध है ये बताता है। जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, द वेदर इज कोल्ड इन डिसंबर। द वेदर इज कोल्ड इन दिसंबर, दिसंबर के महीने में जो मौसम है वो ठंडा होता है। तो इन यहां पे क्या हो गया? प्रीपोजिशन होता है। कब ठंड होता है? तो दिसंबर के महीने में। अब दिसंबर महीने का नाम है, इसीलिए नाउन है। और एक खास बात और आप यहां नोट करिए कि प्रायः प्रीपोजिशन जो होता है वह नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। आई गो टू वर्क एट 9 AM, मैं प्रातः 9 बजे काम पर जाता हूं। तो व्हाट टाइम?
एट व्हाट टाइम, तो एट 9 AM, इसलिए एट यहां पर प्रीपोजिशन है, क्योंकि आई का गो के साथ संबंध को बताने वाला वर्ड है एट, कि किस समय पर, तो 9 बजे, इसलिए ये प्रीपोजिशन है। ऐसे ही आई डू नॉट वर्क ऑन संडेज, मैं रविवार को काम नहीं करता हूं, यानी कि मैं किसी भी रविवार को काम नहीं करता हूं। आई डू नॉट वर्क ऑन संडेज, तो आप कब काम नहीं करते? ऑन संडेज। तो इसीलिए ये जो संडे है ये नाउन है, और इसके ठीक पहले ये ऑन शब्द आ रहा है, तो ये इन, एट, ऑन, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको प्रीपोजिशन कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा दिसंबर, 9 AM, संडेज, इनके साथ यूज होता है, और अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति के साथ, जैसे यहां पर मैं वेदर के साथ, यहां पर आई के साथ, यहां पर मैं आई के साथ, इसके संबंध को बताता है, इसीलिए इसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। और अगला है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वाक्य या समुच्चय बोधक अव्यय किसे को कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द होता है जो अलग अलग वाक्यों को या अलग अलग शब्दों को या अलग अलग मुहावरों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। कंजंक्शन वो सारे शब्द होते हैं जो अलग अलग वाक्यों को, अलग अलग शब्दों को या अलग अलग मुहावरों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, एंड, वेयर, बट, बिकॉज, ये सारे कंजंक्शन हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग काफी यूज करते हैं डेली लाइफ में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली, मैं काम जल्दी भी करता हूं और सावधानी से भी करता हूं। तो ये जो क्विकली यानी कि जल्द और केयरफुली यानी कि सावधानी, ये दोनों शब्दों को जो जोड़ने वाला शब्द है वो है एंड, इसलिए इसको कंजंक्शन कहते हैं। दूसरे सेंटेंस में, आई वेंट टू सर्कस वेयर आई सॉ ए लायन, मैं सर्कस गया और वहां मैंने क्या देखा? एक शेर देखा। तो कहां आपने देखा? सर्कस में देखा। इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस है, आई वेंट टू सर्कस और आई सॉ ए लायन, इसको कौन वर्ड जोड़ रहा है आपस में? वेयर। तो इसलिए ये एक कंजंक्शन है। और अगला सेंटेंस देखिए, आई रोट हिम ए लेटर बट ही डिड नॉट रिप्लाई, मैंने उसे एक पत्र लिखा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो यहां पर दो सेंटेंस हो गए अपने आप में देखें तो, आई रोट हिम ए लेटर और ही डिड नॉट रिप्लाई, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है आपस में? बट। तो इसीलिए बट यहां पर में कंजंक्शन हो गया। और अगला सेंटेंस है, मेगा सिंग्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बिकम अ सिंगर। मेघा सिंग्स, मेघा गाना गाती है। क्यों गाती है? यहां पर आप देखिए दो सेंटेंस हो गए, मेघा सिंग्स और शी वॉन्ट्स टू बिकम अ सिंगर। तो मेघा सिंग्स और शी वॉन्ट्स टू बिकम अ सिंगर, इन दोनों के बीच अगर हम बिकॉज ना लगाएं तो दोनों ही सेंटेंस को अगर हम जोड़ देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही हमने बिकॉज लगा दिया तो इसका कारण स्पष्ट हो गया कि चूंकि मेघा एक गायक बनना चाहती है इसलिए वो गाती है। तो बिकॉज यहां पर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग वाक्यों, शब्दों और मुहावरों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए, उसके ऊपर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि वहां पर ये सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अंतिम वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, विस्मयादि बोधक अव्यय, उसको समझते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय या इंटरजेक्शन वह शब्द है जो किसी आकस्मिक भाव को दर्शाता है। आकस्मिक भाव, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम आप बात करते हैं तो कई सारी बातें मुंह से ऐसे ही आकस्मिक रूप से निकल जाती हैं, अचानक निकल जाती है, वो हम सोच विचार करके नहीं बोलते हैं। लेकिन उनको हम कैसे दर्शाएं? तो ऐसे शब्द हम बोलते तो हैं, तो यदि आपको यह पता नहीं होगा कि ये इंटरजेक्शन है तो आप उसको नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे होते हैं जो आपके मन के भाव को आकस्मिक रूप से दर्शाते हैं। जैसे ओह दैट इज ग्रेट,
तो ये ओह आप सोच करके नहीं बोलते हैं, वो आपके मन के भाव होते हैं जो अचानक निकलते हैं। तो ये ओह एक इंटरजेक्शन है। ओह दैट इज ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अलास आई लॉस्ट माई फ्रेंड, मैंने अपना दोस्त खो दिया। तो ये अलास दुख के भाव को दिखाता है, तो इसीलिए हम अंग्रेजी में कहते हैं अलास, ओह, काश। ऐसे ही गॉड ब्लेस यू, आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, ईश्वर आपको सदा खुश रखे, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बनी रहे, क्योंकि आपके बिना यह काम नहीं हो सकता था। जब हम कहते हैं हुर्रे वी हैव वन, हुर्रे हम जीत गए, तो हुर्रे शब्द आप अचानक बोलते हैं, आकस्मिक रूप से बोलते हैं, ये आप सोच विचार कर नहीं बोलते। ऐसे ही कॉन्ग्रेट्स यू हैव टॉप द स्कूल, तुम स्कूल में टॉप हो चुके हो, तो ये सीधा ऐसे भी कहा जा सकता है, यू हैव टॉप द स्कूल, बट आप जब उसको कॉन्ग्रेट्स कहते हैं तो ये आपके मन के भाव होते हैं जो आप दर्शाते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो ओह, अलास, गॉड ब्लेस, हर्रे, हुर्रे, कॉन्ग्रेट्स, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा, इनको अच्छी तरह से आप समझ लें, याद कर लें, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप इसमें देखेंगे कि ये जो 8 तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको किस तरह से पहचाना जाए, ये हमने आज सीखा। अगले वीडियो में ग्रामर का एक अगला एपिसोड लेकर आएंगे, तब तक आप सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।